हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे बीपीएससी ट्री 3.0 के लिए साइंस का मॉक टेस्ट। ये सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो फोकस करेंगे हमारे 6 to 8 के लिए और 9-10 के लिए। इट मीन्स टीजीटी के लिए आपका बिल्कुल सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज कलर विजन इन ह्यूमन आइज इज द फंक्शन ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स नेम्ड। जो कलर विज़न है ह्यूमन आइज़ में, मानव की आँखों में रंग दृष्टि प्रकाशग्राही कोशिकाओं का नाम है। जो ह्यूमंस की आइज़ में, इंसानों की आँखों में वो सेल्स बताने हैं, वो फोटो रिसेप्टर सेल्स बताने हैं जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिनकी वजह से हम लोग कलर्स देख पाते हैं, रंग देख पाते हैं। वो कौन से सेल्स हैं हमारे? दीज आर द कोन सेल्स। इसको हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, C फॉर कोन एंड C फॉर कलर। समझ में आ गया? रॉड सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? वो सेल्स है रॉड सेल्स जो हमारे या तो डिम लाइट में काम करते हैं या फिर जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, जो अंधेरे में काम करते हैं। वो कौन से सेल्स हैं हमारे? रॉड सेल्स। और जो कलर के लिए काम करते हैं या फिर जो ब्राइट लाइट में काम करते हैं, तो वो कौन से सेल्स हैं हमारे? कोन सेल्स। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉकेट फ्यूल? रॉकेट ईंधन की विशेषताएं क्या हैं? फर्स्ट, लाइट इन वेट, सेकेंड, हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड थर्ड इज बर्न स्लोली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यह भार में हल्का है, ऊष्मीय मान उच्च होता है, वायु में अनुपस्थिति में धीरे जलता है। तो क्या होगा इसका? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी रॉकेट फ्यूल की? रॉकेट फ्यूल लाइट होना चाहिए वेट में, बिल्कुल सही बात है, जब भी तो वो आगे अच्छे से प्रोपेल करेगा, आगे अच्छे से चलेगा हाई एनर्जी के साथ। नेक्स्ट, हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी होनी चाहिए, सही बात है, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी हाई होनी चाहिए, जिससे कि जो गैसेस हैं वो उनका बर्न अच्छे से हो और गैसेस अच्छे से रिलीज़ हों और रॉकेट अच्छे से तेज़ी से आगे बढ़े। थर्ड, बर्न स्लोली इन एब्सेंस ऑफ एयर, धीरे धीरे बर्न करना चाहिए उसकी जो गैसेस है एयर में। नो, जो उसकी गैसेस है इट विल बर्न फास्टर इन एयर। सो कौन सा है ऑप्शन हमारा? ए एंड बी। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ए एंड बी। सी हमारा नहीं होगा। स्लोली की जगह, धीरे धीरे की जगह वो बहुत फास्टली, बहुत जल्दी से बर्न होंगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ कॉल्ड? किसी आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेश के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या प्रोसेस है जो हम चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अर्थिंग। अर्थिंग क्या प्रोसेस है? जब कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहा है अपने आप से, किस में कर रहा है? अर्थ में। ये अर्थिंग हम कहाँ पे कराते हैं? जब बिल्डिंग्स बनाते हैं तो बिल्डिंग्स में एक वायर, जब वायरिंग होती है पूरे घर में, तार लगवाए जाते हैं, तो जो एक वायर होता है वो अर्थिंग के लिए भी होता है। वो अर्थिंग वाला वायर क्या करता है? अगर कभी कभी चार्ज ज़्यादा आ गए, वोल्टेज ज़्यादा आ गए हमारे घर में, तो उसमें चार्जेस ज़्यादा आ गए, तो वो क्या करेगा? वो अपने चार्ज को अर्थ में ट्रांसफ़र कर देगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अर्थिंग। और ये अर्थिंग हम क्यों कर रहे हैं? जिससे कि जो हमारी बिल्डिंग है उसको इलेक्ट्रिक शॉक से बचा सकें। समझ आया? इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम मीडियम एक्स टू अनदर मीडियम वाई। एक रे ऑफ लाइट है, वो मीडियम एक्स से दूसरे मीडियम में जा रही है वाई। If no refraction occurs, then the angle between incident light and surface of medium y should be. अगर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो एंगल क्या होना चाहिए? इंसिडेंट लाइट में और जो हमारी ये रिफ्रैक्टेड लाइट जो यहाँ पे आएगी उसमें क्या एंगल होना चाहिए? तो आंसर इज एंगल शुड बी 90 डिग्री। एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री होगा इंसिडेंट लाइट में और रिफ्रैक्टेड लाइट में, तो जो एंगल ऑफ वहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इसको एक बार इस फोटो के साथ समझते हैं। ये नॉर्मल है हमारी, ये इंसिडेंट लाइट है, ठीक है। इंसिडेंट लाइट क्या कर रही है? एयर से किस में जा रही है? ग्लास में। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और ये क्या एंगल बना रही है? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बना रही है तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 90 डिग्री। समझ आया? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय एक ध्रुव के गैर अस्तित्व को बताता है। नॉन एग्जिस्टेंस कौन बताता है मैग्नेटिक मोनोपोल्स के? लेंस लॉ, गॉस लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव मतलब एक से ज़्यादा, या नन ऑफ द अबव इनमें से कोई भी नहीं। इसको समझते हैं कौन सा आंसर है इसमें। आंसर इज गॉस लॉ। कौन बताता है? गॉस का नियम। ठीक है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। क्या है गॉस लॉ? क्या कह रहा है गॉस लॉ? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज ज़ीरो। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है ये किसी भी क्लोज्ड सरफेस में वो हमेशा क्या होता है? ज़ीरो होता है। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में वो हमेशा ज़ीरो होगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसका मतलब ना ही तो शुरू हो रही है और ना ही ख़त्म हो रही है। जो नंबर ऑफ़ लाइंस है जितनी एंटर कर रही हैं सरफेस में वो इक्वल से जितनी छोड़ के जा रही है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सरफेस है या ये हमारी कोई मैग्नेट है, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर करेंगी उतनी ही तो बाहर जाएंगी। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से एंटर ज़्यादा कर रही हैं, घुस ज़्यादा रही हैं और निकल बाहर कम रही हैं। नहीं, जितनी एंटर कर रही हैं उतनी ही बाहर निकलेंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे शुरू हो रही है कहीं पे ख़त्म हो रही है। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है क्लोज सरफेस का वो हमेशा क्या होता है? ज़ीरो। क्योंकि इसकी वजह से फ्रॉम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म हमें क्या समझ आया है? फॉर अ गिवन सरफेस, किसी सरफेस के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो एंटर कर रही है सरफेस को वो हमेशा किसके इक्वल होंगी? जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस को बाहर छोड़ के जा रही है। दिस इज़ इन्फर्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट, ये हमें किससे पता चला है? जो मैग्नेटिक फील्ड है टूवर्ड्स द साउथ पोल वो हमेशा, देखो ये एक हमारी बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जो मैग्नेटिक फील्ड से साउथ पोल में विथ जितना मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल में उतना ही मैग्नेटिक फील्ड हमारा नॉर्थ पोल में भी होगा। और ये कब पॉसिबल होगा? जब दो पोल्स दोनों पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल प्रेजेंट होंगे। इसीलिए सो एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटरिंग विल एग्जिट थ्रू द सरफेस एंड एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिटिंग विल एंटर थ्रू द सरफेस। इसीलिए जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से एंटर कर रही हैं वो कहाँ से एग्जिट कर रही होंगी? साउथ से। और जितनी फील्ड लाइन साउथ को छोड़ के जा रही है वो कहीं पे जाके नॉर्थ पोल में जाके एंटर कर रही होंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि देयर इज़ नो मैग्नेटिक मोनोपोल वेयर अ मैग्नेटिक फील्ड कैन स्टार्ट एंड एंड। ऐसा मैग्नेटिक मोनोपोल, कोई भी एक मोनोपोल, ऐसा एक पोल, इकलौता पोल ऐसा नहीं है मैग्नेट का जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन या तो स्टार्ट हो रही है या एंड हो रही है। हम ऐसे नहीं बता सकते ना कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है, कहाँ पे शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? ये कंसेंट्रिक सर्कल्स बना रही है। ऐसे दोबारा देखो, ये हमारी मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं? ऐसे गोला गोला करके, इनको बोलते हैं हम कंसेंट्रिक सर्कल्स। पूरे सर्कल बना रही है। जब ये पूरे सर्कल बना रही है तो हम समझ नहीं पा रहे ना किसी क्या एक पोल पे, मोनोपोल मतलब एक पोल, किसी एक पोल पे ये शुरू हो रही है या ख़त्म हो रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ये किसने बताया था? गॉस लॉ ने। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। Now the next question is, at what temperature do Fahrenheit and Celsius scale show equal reading? कौन से टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल दोनों ही इक्वल रीडिंग दिखाता है? हमारे जो टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, तापमान को मेज़र करने के लिए दो स्केल्स होते हैं हमारे पास, एक फ़ारेनहाइट स्केल है और एक सेल्सियस स्केल है, और एक और स्केल होता है जिसको हम बोलते हैं केल्विन स्केल। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल में कौन से टेम्परेचर पे दोनों पे इक्वल रीडिंग होगी? तो आंसर क्या होगा? -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल दोनों में इक्वल रीडिंग होगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। द कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 400 Kelvin and 800 Kelvin has a work output of 1200 जूल पर साइकिल।
द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द इंजन फ्रॉम द सोर्स इन ईच साइकिल इज। क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे? 400 केल्विन और 800 केल्विन के बीच कार्य करने वाला कार्नोट इंजन का कार्य उत्पादन प्रति चक्र 1200 जूल है। स्रोत से इंजन को प्रत्येक चक्र के दौरान दी गई ऊष्मीय ऊर्जा का मान है। क्या निकालना है हमें इसमें? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। टेम्परेचर हमें क्या गिवन है? टेम्परेचर 1, 2 टेम्परेचर गिवन थे। टेम्परेचर 1 क्या है? 800 केल्विन। टेम्परेचर 2 क्या है? 400 केल्विन। और वर्क कितना बता रहा है हमें? 1200 जूल। तो फॉर्मूला क्या है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकालने के लिए, एफिशिएंसी निकालने के लिए? ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस W1 अपॉन ईटा इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला? ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T1 अपॉन T2। ठीक है, ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T1 अपॉन T2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस को हम, क्योंकि ये बहुत ही छोटा अमाउंट आ जाएगा तो इसलिए हम इसको नेग्लिजिबल कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इसमें T1 क्या है? 400 और T2 क्या है? 800। 400 अपॉन 800। और अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ईटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, हमें क्योंकि पता है ईटा इक्वल्स टू और भी क्या होता है? W अपॉन Q भी इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर ईटा इक्वल्स टू W अपॉन Q है, क्या हम यहाँ पे ईटा ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे ईटा की जगह हम ये वाली 1/2 पुट करेंगे। 1/2 इक्वल्स टू वर्क कितना था हमारा यहाँ पे? 1200। और हमें क्या निकालना है? Q क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 1/2 इक्वल्स टू 1200 अपॉन Q, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे, तो Q इंटू 1 इक्वल्स टू Q, और 2 मल्टीप्लाई 1200 इक्वल्स टू 2400 जूल। तो आंसर क्या आ गया? Q इक्वल्स टू 2400 जूल। अब क्वेश्चन में देखते हैं ये ऑप्शन है हमारे पास, येस। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 2400 जूल। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इज ट्रू। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? पढ़ते हैं स्टेटमेंट। फर्स्ट इज आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल। जो मैग्नेट के बाहर है, मैग्नेट हमारी ये बाहर मैग्नेट हो गई। अब मैग्नेट के बाहर की जो फील्ड है ये हो गई नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेट के जो बाहर की फील्ड लाइंस हैं, क्या वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल है? नेक्स्ट क्या है? नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं? इस टाइप से, है ना? इस टाइप से होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या ये क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को? नहीं कर रही। इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है। और ये क्या कह रहा है कि बाहर डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस किससे है? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल है? नहीं। देखो यहाँ पे मैग्नेट, देखो फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करो, ये कहाँ है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। दिख रहे हैं ना, यहाँ पे एरो बन रहा है। ये एरो हमें क्या बता रहे हैं? ये एरो हमें डायरेक्शन बता रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है, आउटसाइड द मैग्नेट। अगर हम मैग्नेट के बाहर की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या हो गई? नॉर्थ टू साउथ। और अगर मैं अंदर की बात करूँ, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, सर्कल्स बन रहे हैं, तो ये नॉर्थ से साउथ ये यहाँ पे जा रही है, ये अंदर जाके पूरा ऐसे सर्कल बनाएगी। और अंदर क्या हो गई? अगर इसकी डायरेक्शन अभी बाहर क्या है? नॉर्थ से साउथ, अंदर क्या हो जाएगी इसकी डायरेक्शन? साउथ टू नॉर्थ। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 है ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो आंसर इज, हमसे क्या पूछा तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? आंसर क्या होगा? थर्ड, ओनली सेकेंड, केवल सेकेंड वाला हमारा आंसर सही है। समझ में आया? अगर अच्छी लग रही है वीडियो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट इज which type of expansion in Carnot cycle is allowed to change the pressure and volume at a constant temperature। कार्नोट चक्र में किस प्रकार का विस्तार गैस को स्थिर तापमान पर दबाव और आयतन को बदलने की अनुमति है? कौन से टाइप ऑफ एक्सपेंशन में
गैस को अलाउड है, गैस को अनुमति है कि वो अपना प्रेशर और वॉल्यूम चेंज कर सकती है, लेकिन जो टेम्परेचर है उसको नहीं बदलेगी। बिना टेम्परेचर के बदले टेम्परेचर की उसी वैल्यू को रखते हुए प्रेशर और वॉल्यूम चेंज कर सकती है। तो ये कौन सा एक्सपेंशन है, कौन सा विस्तार है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्लियर है, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हाइड्रोजन बॉम्ब कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? फर्स्ट इज कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन, या मोर देन वन ऑफ द अबव, इनमें से एक से ज़्यादा, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। हाइड्रोजन बॉम्ब को और भी क्या कहते हैं हम? थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब। क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब को? थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब। ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है ये किसके प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है? अनकंट्रोल्ड फ्यूज़न रिएक्शन। इसमें क्या होती है? बहुत सारी अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन उस पर मतलब हम कंट्रोल नहीं कर सकते, फ्यूज़न रिएक्शन होती है। ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब है, हमने अगर हाइड्रोजन बॉम्ब जलाया, हाइड्रोजन बॉम्ब लगा, तो उसमें क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम क्या करेंगे? रिएक्शन करना स्टार्ट करेंगे, और वो जो रिएक्शंस होती हैं वो अनकंट्रोल्ड होती है रिएक्शन, क्योंकि वो क्या होती है? चेन रिएक्शन है। जैसे ही हाइड्रोजन बॉम्ब को थोड़ी सी हीट मिलेगी, फायर मिलेगी, जैसे ही वो जलना शुरू होगा तो उसमें क्या शुरू हो जाएगी? ड्यूटेरियम और ट्राइटियम की जो आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन की, उनकी चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी, और वो चेन रिएक्शन चलती ही रहेगी, ठीक है। इसलिए ये किस टाइप के प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है? अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या है? तो क्या है कमर्शियल यूनिट? किलोवाट आवर। व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट? किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू कितने जूल होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल द स्पीड ऑफ साउंड बी मैक्सिमम एट 25 डिग्री सेल्सियस। इनमें से कौन से में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सबसे ज़्यादा होगी 25 डिग्री सेल्सियस पे? तो आंसर इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ साउंड 25 डिग्री सेल्सियस में। अगर हम मीडियम की बात करें, एक सॉलिड मीडियम है, एक लिक्विड मीडियम है, एक गैस मीडियम है, तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा किस में होगी? सॉलिड्स में। फिर सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होगी, फिर लिक्विड में, और फिर गैस में। सबसे कम स्पीड ऑफ साउंड हमारी गैस में होती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल बॉल इज कैलकुलेटेड टू बी 25 सेंटीमीटर क्यूब। हमने एक छोटी सी बॉल का जो वॉल्यूम निकाला है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर क्यूब। एंड इट्स वेट इज़ 30 ग्राम इन एयर, और उसका जो वेट है वो कितना है? 30 ग्राम है एयर में। विल दिस बॉल फ्लोट और सिंक इन वाटर। क्या ये जो बॉल है ये पानी में तैरेगी या डूबेगी? फ्लोट करेगी या सिंक करेगी? तो हम फ्लोट और सिंक कैसे पता लगाते हैं? इसकी डेंसिटी की वजह से। उसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है? m/v, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है? 30 ग्राम। वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 25। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1.2। डेंसिटी कितनी आ गई इस बॉल की? 1.2। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1। इसका मतलब वाटर की डेंसिटी से इस बॉल की डेंसिटी ज़्यादा है। जब पानी की डेंसिटी से किसी भी आइटम की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा? सिंक करेगा। सिंक करेगा मतलब डूबेगा, ठीक है। क्या करेगा? सिंक करेगा, डूब जाएगा। अगर वाटर की डेंसिटी से किसी आइटम की डेंसिटी कम है तो वो फ्लोट करेगा, तैरेगा। समझ आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। A bullet of mass 25 gram is fired horizontally with a velocity of 120 मीटर पर सेकेंड। एक जो बुलेट है
वो कितने क्या है वेट उसका, क्या मास है उसका 25 ग्राम। उसको फायर करा हॉरिजॉन्टली कितनी वेलोसिटी के साथ, 120 मीटर पर सेकंड के साथ। और किससे करा, पिस्टल से, जो पिस्टल कितने की थी 2.5 kg की। नाउ द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इज, किसी 2.5 किलोग्राम की पिस्टल से 25 ग्राम द्रव्यमान वाली गोली 120 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज दिशा में चलाई जाती है। इस दिशा में पिस्तौल का प्रतिक्षेप वेग है। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसमें, रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन को। हमारे पास इसमें क्या लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होते हैं, m1u1 इक्वल m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब इसमें हमें मास ऑफ बुलेट कितना गिवन है, 25 ग्राम, m1 हो गया ये। वेलोसिटी बुलेट की कितने गिवन है, 120 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया v1। ठीक है, मास पिस्टल का कितना गिवन है 2.5 kg। देखो m1 v1, ये m2 हो गया, और हमें क्या निकालना है v2। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं m1 v1, ये इन्होंने यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल से दिखा दिया है, इसको हम m1 v1 और m2 v2 से भी कर सकते हैं। m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या निकालना है, इसको सॉल्व करना है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ये वाला v, कैपिटल V। ठीक है, अगर हम इसको निकालेंगे तो mv तो इधर है, अगर ये प्लस में है mv, उधर 0 के पास इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस mv, ये वाला m इसके साथ v के साथ मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा। फॉर्मूला क्या हो गया इसके लिए, v इक्वल्स टू माइनस mv अपॉन m। अब माइनस m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 25 रख दो, 25। v की वैल्यू 25 ग्राम है बच्चे, और यहाँ पे इसकी kg है, तो यूनिट एक ही होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो इसको भी किलोग्राम में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये 25 इंटू 10⁻⁻3। ये कैसे आया, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे इसको 1000 से। अगर मैंने इसको 1000 से डिवाइड करा तो हम कैसे लिख सकते हैं, 25 इंटू 10⁻⁻3। ये वैल्यू ऊपर माइनस में चली जाएगी। ठीक है, तो हमारा मास कितना आ गया, 25 इंटू 10⁻⁻3। वेलोसिटी कितनी है, इंटू 120 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड, ये वाला मास कितना है 2.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा -1.2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या आंसर हुआ, ये -1.2 मीटर पर सेकेंड। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। समझ आया? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपकी बीपीएससी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और आपको इसी टाइप के मॉक टेस्ट चाहिए या फिर मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स लेकर आऊँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।